हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम, कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स, पारिस्थितिकी तंत्र, अवधारणा, संरचना और घटक। ये टॉपिक हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। तो इस टॉपिक को हम बहुत इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, वो इस तरीके से क्योंकि ये यूपीएससी, एसएससी, यूजी पीजी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। तो ये टॉपिक और कोर्स वर्क के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तैयार कीजिएगा इसको, फटाफट इसके नोट्स बनाइए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ इकोलॉजी। द वर्ड इकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, ग्रीक लैंग्वेज ओइकोस एंड लोगोस, विच मीन्स होम एंड स्टडी। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, ओइकोस और लोगोस से हुई है, जिसका अर्थ है घर, आवास, अर्थात लोगोस का अर्थ है अध्ययन। तो हम कह सकते हैं कि घर अथवा आवास का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ होम। पारिस्थितिकी में विभिन्न जीव जंतुओं के आवास स्थलों का अध्ययन किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि भाई जर्मन बायोलॉजिस्ट जो हैं इकोलॉजी के, वो विज्ञानी होकल हुए हैं। कौन हुए हैं? होकल, जिनका नाम है होकल coined द वर्ड इकोलॉजी इन 1866, which is now the most commonly accepted word। जर्मन जीव विज्ञानी होकल ने सन 1866 में इकोलॉजी शब्द की रचना की, जो वर्तमान में सर्वमान्य शब्द स्वीकार किया गया है। तो इसके साथ साथ आप एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि इको जो सिस्टम है वो सबसे पहले 1935 में यूज हुआ था। 1935 में किसने किया था? आर्थर टेंसले। किसने किया था? आर्थर टेंसले ने। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे, इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल ऑफ द लिविंग थिंग्स, plants, animals, organisms in a given area interacting with each other and also with their non-living environment, weather, earth, sun, soil, climate, atmosphere। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में दिए गए क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवित प्राणी, या आप देख रहे हैं जीवित प्राणी, पौधे, जानवर, जीव शामिल होते हैं, जो एक दूसरे के साथ अपने निर्जीव वातावरण, जैसे मौसम हो गया, सूर्य हो गई, मिट्टी हो गई, जलवायु हो गई, इसके साथ परस्पर क्रिया करके करते रहते हैं। ये इस तरीके से हम इकोसिस्टम बनता है एक। तो आगे, इन इकोसिस्टम इज एरिया वेयर प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म एज वेल एज लैंडस्केप वर्क टुगेदर फॉर्म अ बबल ऑफ लाइफ। पारिस्थितिकी तंत्र वह क्षेत्र है जहां पौधे, जानवर और अन्य जीव एक साथ परिदृश्य से जीवन का एक बुलबुला बनाने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। इकोसिस्टम कंटेन्स बायोटिक लिविंग पार्ट्स एज वेल एज अबायोटिक लिविंग फैक्टर्स, नॉन लिविंग पार्ट्स। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक जीवित भागों के साथ साथ अजैविक कारक, अजैविक यानी कि निर्जीव भाग भी होते हैं। तो बायोटिक में क्या कहा जाता है? प्लांट, पौधे, एनिमल, जानवर, फंगी, बैक्टीरिया वगैरह। और अबायोटिक में यानी कि अजैविक घटक में क्या आ जाता है? पानी, सूर्य, मिट्टी, हवा, टेम्परेचर, ये अबायोटिक में जाता है। तो इसे समझ सकते हैं। द बायोटिक फैक्टर इंक्लूड एनिमल्स, प्लांट्स। बायोटिक फैक्टर इंक्लूड्स एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। और अबायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड रॉक, टेम्परेचर जो है, एंड ह्यूमिडिटी। जैविक कारक में जानवर, पौधे, अन्य जीव शामिल होते हैं। अजैविक कारक में चट्टानें, तापमान, आर्द्रता शामिल हैं। सभी जैविक पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक विशेषताओं के भाग पर निर्भर करते हैं, यानी जैविक पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक विशेषताओं के भागों पर निर्भर करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। एंड इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड अदर देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों और भौतिक पर्यावरण का एक समुदाय है।
The motion of an ecosystem recognizes the many ways that an organism interacts with and depends on various parts of environment. यानी पारिस्थितिकी तंत्र की गति कई तरीकों को पहचानती है, जिससे जीव पर्यावरण के विभिन्न भागों के साथ बातचीत करता है और उन पर निर्भर रहता है। हर जीव वातावरण पर यानी कि अबायोटिक और बायोटिक दोनों को एक दूसरे से इंटरेक्टेड रूप से चलता रहता है, क्रिया करते रहते हैं। द इकोसिस्टम आइडियाज जनरलाइज द फूड चेन एंड फूड वेब कॉन्सेप्ट, यानी पारिस्थितिकी तंत्र का विचार खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल की अवधारणाओं को सामान्यीकृत करता है, जिससे सिर्फ उपभोग से ज्यादा संबंधों की अनुमति मिलती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चित्र में, देखिए यहाँ पे एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बना, उस भोजन को कीटों ने खाया, कीट को चूहे ने खाया, चूहे को स्नेक्स ने खाया, स्नेक यानी सांप ने, सांप को किसने, ईगल ने। इस तरीके से चैन बनी हुई है, यानी खाद्य श्रृंखला की एक चैन बनी हुई है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना जैविक और अजैविक दोनों घटकों के संगठन द्वारा चिन्हित होती है, यानी कि दोनों घटकों के द्वारा ही पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना बनती है। इसे ध्यान रखिएगा, इसमें हमारे पर्यावरण का ऊर्जा का वितरण भी शामिल होता है। The structure of an ecosystem can be split into main components, यानी पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना दो मुख्य घटकों में विभाजित है। कौन कौन से वो घटक हैं? एक तो बायोटिक यानी कि जैविक घटक और अजैविक घटक। बोथ कंपोनेंट्स आर इंटररिलेटेड इन एन इकोसिस्टम, दोनों घटक पारिस्थितिकी तंत्र में अंतः संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। इट इज एन ओपन सिस्टम वेयर एनर्जी एंड कंपोनेंट्स फ्लो थ्रू आउट द बाउंड्रीज, यहाँ एक खुली प्रणाली है जहां ऊर्जा और घटक सीमाओं के पार पे प्रभावित हो सकते हैं। अब बात करते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का एक हमने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के अंतर्गत हम समझ सकते हैं इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें अजैविक घटक हैं यानी कि अबायोटिक, जिसमें कौन कौन से आ जा सकते हैं? इसमें जलवायु, भौतिक, अकार्बनिक, कार्बनिक यानी कि क्लाइमेट वगैरह सब चीजें इसमें आ जाती हैं, टेम्परेचर वगैरह सब इसमें आ जाएंगे। और बायोटिक फैक्टर्स में, यानी कि बायोटिक को हम हिंदी में कहते हैं जैविक घटक, बायोटिक को हम क्या कहते हैं? जैविक घटक। जैविक घटक में उत्पादक, प्रोड्यूसर, उपभोक्ता, कंज्यूमर और अपघटक, डीकम्पोजर हैं। कंज्यूमर कौन कौन हो सकते हैं? कंज्यूमर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं डायग्राम के द्वारा। तो बायोटिक कंपोनेंट्स, हम बायोटिक कंपोनेंट्स रेफर टू ऑल लाइफ इन एन इकोसिस्टम। जैविक घटक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीवन को संदर्भित करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बायोटिक में प्रोड्यूसर, सूर्य के प्रकाश से भोजन बना रहे हैं पेड़ पौधे। कंज्यूमर, कंज्यूमर में सब आ जाते हैं, हम भी जब कंज्यूमर के अंतर्गत हैं, जीव सारे, पक्षी और मनुष्य सब इसमें कंज्यूमर। और डीकम्पोजर, जब कोई प्राणी मर जाता है तो वो उसको डीकम्पोजर द्वारा, अपघटकों द्वारा वो उनको अपनी खाद्य श्रृंखला में शामिल कर लेते हैं। प्रोड्यूसर, आप एक बात करते हैं, प्रोड्यूसर इंक्लूड ऑल ऑटोट्रॉप्स सच एज, इसे ऑटोट्रॉप्स के ध्यान से रूप में भी रखना है, सच एज प्लांट्स, यानी कि प्लांट उत्पादकों में पौधे जैसे स्ववित्तपोषी शामिल होते हैं, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से वो अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। कंज्यूमर, उपभोक्ता, कंज्यूमर और हेट्रोट्रॉप्स, इसको ध्यान रखना, कंज्यूमर के लिए हम हेट्रोट्रॉप्स के वर्ड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। आर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। उपभोक्ता या विषमपोषी वे जीव हैं जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ये ध्यान रखिए, उपभोक्ता, कंज्यूमर, हेट्रोट्रॉप्स अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। उपभोक्ता को आगे निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्टरी और क्वाटरनरी, यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय और तृतीयक, चतुर्थक उपभोक्ता। प्राइमरी कंज्यूमर बात करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर आर ऑलवेज हर्बीवोरस, ऑलवेज हर्बीवोरस दैट
जैसे हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर फॉर फूड, यानी प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होते हैं जो भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि वो किसी न किसी तरीके से उत्पादन करेंगे तभी वो भोजन करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं खरगोश इस श्रृंखला में आता है, खरगोश इस श्रृंखला में आता है जो जब फसल प्रकाश संश्लेषण क्रिया से फसल तैयार होती है या भोजन तैयार होता है तो वो उसको ग्रहण करता है। सेकेंडरी में, द्वितीयक में, सेकेंडरी कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन प्राइमरी, यानी कि वो प्राइमरी पिछले वाले पे ये प्राइमरी पर डिपेंड्स हो गए। हाँ, द्वितीयक उपभोक्ता ऊर्जा के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं। वे या तो मांसाहारी हो सकते हैं या सर्वाहारी हो सकते हैं। ये देखिए आप सेकेंडरी में यहाँ पे देखिए, सेकेंडरी में देखिए मेढक हो गया है, ये कीट पतंग वगैरह हो गई, इस तरीके से सेकेंडरी कंज्यूमर माने गए हैं। टर्टरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता, इसमें देखिए दे आर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन सेकेंडरी, ये सेकेंडरी पे रहते हैं, पिछले वाले पर सेकेंडरी पे डिपेंड रहते हैं। वो प्राइमरी पे थे, ये सेकेंडरी पे, अब वो पिछले वाले रह गए उस पर डिपेंड है। यानी कि तृतीयक उपभोक्ता वे जीव हैं जो भोजन के लिए द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। तो इसमें कौन आ गया? ईगल, यानी कि ईगल किसको खाता है? सांप को खाता है। हाँ, सबसे पहले प्रोड्यूसर से फसल प्रकाश संश्लेषण भोजन तैयार हुआ, उस भोजन को खरगोश वगैरह ने खा लिया, खरगोश को किसने खा लिया? स्नेक्स ने, सांप ने खा लिया, सांप को कौन खाएगा? ईगल। तो इस तरीके से टर्टरी कंज्यूमर यानी कि तृतीयक उपभोक्ता माना जाएगा। क्वाटरनरी कंज्यूमर्स आर प्रेजेंट ऑन सम फूड चेन, यानी कि उसके बाद जो उच्च कोटि के उपभोक्ता माने जाते हैं। चतुर्थक उपभोक्ता कुछ खाद्य श्रृंखलाओं में मौजूद होते हैं। तो डीकम्पोजर, अब घटक की बात करते हैं। डीकम्पोजर इंक्लूड सैप्रोफाइट्स सच एज फंगी, बैक्टीरिया, फंगी और बैक्टीरिया। दे डायरेक्टली थ्राइव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि अपघटकों में कवक और बैक्टीरिया शामिल होते हैं। सैप्रोफाइट्स, वे सीधे मृत या सड़े हुए कार्बन पदार्थों पर पनपते हैं, यानी कि मर जाता है जीव तो उस पर ये पनपने लग जाते हैं बैक्टीरिया की तरह। अपघटक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक है क्योंकि वे पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाने वाले पोषक तत्वों को चक्रित करते हैं। एक तरीके से चक्र, एक चैन बनी हुई है, आप देख रहे हैं। तो सबसे प्रोड्यूसर से कीड़ों ने भोजन ग्रहण किया, उसको आपने देखो यहाँ पर चूहे ने भोजन किया, फिर चूहे को स्नेक्स ने दिया, चूहा किसका भोजन बना? सांप का। ठीक है, सांप किसका बना? ईगल का। ईगल किसका बना? जब ईगल मर गया तो डीकम्पोजर्स में बन गया वो। या उससे कुछ बच गया तो डीकम्पोजर में। आप देख लीजिए यहाँ भी एक चेन बनी हुई है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बना, भोजन को कीट पतंगों ने खा लिया, मेढक ने खा लिया, फिर मेढक को ईगल, सांप को ईगल। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो ये टिड्डा है वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, मेढक है वो द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, और स्नेक सांप है वो चतुर्थ उपभोक्ता हो गया, और जो ईगल है वो उच्च श्रेणी का मांसाहारी उपभोक्ता हो गया। अगर बात पूछा जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनुष्य कैसा उपभोक्ता है, तो मनुष्य सर्वाहारी है, तिलचट्टा भी सर्वाहारी माना जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बीच बीच में आते रहेंगे। अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि अजैविक घटक प्रकृति में 90 तत्व विद्यमान है, किंतु इनमें से 30 या 40 तत्व जैव जगत के अस्तित्व को बनाए रखने में काम आते हैं। 90 तत्व विद्यमान है, उनमें से 30-40 ही काम आते हैं। यानी कि although there are 90 elements in nature, but 30 and 40 these elements are useful in maintaining the existence of biological world. इनमें से कुछ अत्यंत आवश्यक हैं जिनके बिना जीवन असंभव है, यानी कि इनके बिना हम जीवन हमारा असंभव है। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, खनिज पदार्थ, जल वगैरह, प्रकाश वगैरह, ये सब चीजें बहुत आवश्यक है, इनके बगैर जीवन असंभव है। Abiotic components are non-living components of the ecosystem, यानी कि अजैविक घटक परिस्थिति तंत्र के निर्जीव घटक हैं। इसमें हवा आ गया, पानी आ गई है, इसमें हवा, पानी, सूरज की रोशनी और तापमान, पोषक तत्व, हवा, ऊंचाई आदि शामिल इसमें होते हैं। ये आप देख रहे हैं चित्र में, इसको देख सकते हैं। बायोटिक और अबायोटिक की एक लिस्ट बना रखी है हमने।
इसमें फंगी हैं।